थियोरेटिकल पेपर मुश्किल लग रहा है और F6 आसान लग रहा है, राइट? तो कैलकुलेशंस तो आप लोग कर लोगे मुझे पता है, मगर थ्योरी का यही एक वाहिद चीज है कि प्रैक्टिस, और वो टाइपिंग में प्रैक्टिस, क्योंकि वहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा बिल्कुल फुल स्पीड में। मतलब यहाँ सोचा और यहाँ लिखा, यहाँ पढ़ा क्वेश्चन उसी वक्त कॉम्प्रिहेंड किया और यहाँ टाइप किया। और टाइपिंग में भी ये है कि फ्रेमवर्क नजर आए, एक स्ट्रक्चर नजर आए, एक जब एग्जामिनर आंसर पढ़े तो उसको ये ना फील हो कि आप कंफ्यूज्ड हैं, उसको ये फील हो कि आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही एक्यूरेट है। मतलब आप पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इसी तरह आपका आंसर शो हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं कि कभी जे तो कभी के तो कभी एल की बात हो रही है तो कभी जेड की बात हो रही है, ऐसा नहीं। सो थॉट प्रोसेस, जब एग्जामिनर ये देखता है कि थॉट प्रोसेस इस बच्चे का सही है, तो वो 19-20 कहीं कुछ कमी भी होती है तो वो निकाल देते हैं। लेकिन जब वो देखता है कि बच्चा कंफ्यूज है, उसको खुद नहीं पता वो लिख क्या रहा है, उसको खुद अलिफ बे भी नहीं पता है, या वो बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इंग्लिश में, उसकी इंग्लिश वीक है, या वो प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा, यानी ऑडिट की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बिल्कुल है ही नहीं, या फिर वो रिलेट नहीं कर पा रहा सवाल से, क्योंकि एक तो जनरलाइज्ड आंसर हो गया कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, मगर आपको सिनेरियो इतना बड़ा लंबा चौड़ा एग्जामिनर ने ऐसे ही हार्ड वर्क करके ऐसे ही आपके सजावट के लिए नहीं छोड़ा है। उसमें से आपको पॉइंट्स निकाल के उसको रेलिवेंटली कोट करना है, स्पेसिफिकली कोट करना है। ठीक। तो अब हम ना ये जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हम लिख भी लेंगे, ताकि ये ब्लंडर्स हैं, ये ब्लंडर्स हैं जो F8 में हो जाते हैं। आपको पता है मेरा F8 कितनी दफा रुका था? एनी गेसेस? मेरा डबल ए का पेपर नहीं, डबल ए तो मेरा निकल गया था, ट्रिपल ए, डबल ए मेरा निकल गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। ट्रिपल ए मेरा 5 टाइम्स रुका, 5 टाइम्स, कैन यू बिलीव इट? एंड थियोरेटिकल पेपर वाज माय फेवरेट। मतलब आप ये देखो ना कि मेरा एक फेवरेट स्ट्रॉन्ग एरिया, और उसमें मैं फेल कर रही हूँ, तो मैं तो बिल्कुल डिसहार्ट हो रही थी कि भाई ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, ठीक है, थ्योरी मेरा फेवरेट, ऑडिट, आई लव ऑडिट, ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं कि ऑडिट नहीं पसंद, क्लासेस पूरी ली, बाकायदगी से ली, प्रैक्टिस कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, फिर कहाँ इशू आ रहा था, कहाँ इशू आ रहा था? तो ये मैंने, आप समझे, मैंने 5 दफा मैं फेल हुई हूँ, तब जाके मुझे ये जो ज्ञान होते हैं ना, विजडम के ब्लंडर्स कहाँ कहाँ होते हैं, तब जाके मुझे इनका पता चला, और छठी दफा में मैंने वो ब्लंडर्स नहीं किए फॉर्चुनेटली, और मेरा पेपर निकल गया। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग थे जो ACCA कर रहे थे, जैसे मेरे खानदान वाले, तो उसमें एक आधा मेरा कजन था जिसने लिटरली प्रोफेशनल लेवल पे आके अपना ACCA छोड़ दिया। उसने कहा टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, मैं हर दफा जाके पैसे देता हूँ, मेरा क्लियर नहीं होता, ये लोग जानबूझ के फेल करते हैं, मैं नहीं दे रहा पेपर, मैं कंप्लीट ही नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल काम में लग जाऊंगा, बस कमाना ही मकसद है ना, बस मैं कमाऊंगा। उसने छोड़ दिया। अब मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं जो चीज स्टार्ट करती हूँ, मैं मेक श्योर करती हूँ अल्लाह पाक के करम से, शुक्र से, कि मैं उसको कंप्लीट करूँ, उस चीज को मुकम्मल करूँ, चाहे भले वो परफेक्ट ना हो मगर मुकम्मल तो हो। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं पूरी क्वालिफिकेशन इतना 6 साल का अरसा लगा के और आखिरी साल में आके और आखिरी पेपर में आके मैं छोड़ दूं ACCA पूरा का पूरा? नॉट पॉसिबल इट वॉज। मुझे ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था, ऐसी फीलिंग थी जैसे हाथी निकल गया, दुम रह गई है। इतना बड़ा हाथी, ACCA का सारे पेपर्स क्लियर कर लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ये आखिरी ट्रिपल ए का समझ ही नहीं आ रही हुआ। फिर पता चला, गौर व फिक्र की, थोड़ा सोचा, 5वीं दफा जब फेल हो गई ना, तो फिर सोचा कि भाई गड़बड़ कहाँ हो, मसला क्या है। मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि पिछले पेपर्स भी क्या मैंने ही दिए थे, क्या मैंने क्लियर किए थे पिछले पेपर्स। ऐसा सवालिया निशान मेरे अपने आप से हो रहा था कि मैं क्या क्लियर कर भी सकती हूँ, क्या मैंने पिछले पेपर्स भी क्लियर किए थे कभी? सो व्हाट डिड आई डू? आई आस्क्ड माई सेल्फ कि ईशा, तुमने क्या किया था ऐसा कि तुम्हारे इतने पेपर्स निकल गए, उस टाइम निकल गए और अब नहीं निकल रहा? ऐसा क्या किया तुमने, या ऐसा क्या तुमने स्विच किया कि अब जो है गड़बड़ हो रही है और हर दफा रुक रहा है पेपर? तो सबसे बड़ा ब्लंडर पता है क्या था? जो मेरा ब्लंडर था, मेरा पर्सनल,
वो ये था कि आई वॉज टेकिंग ट्यूशंस, ठीक है, और मैंने पूरा ACCA मानो F9 तक मैंने F9 और उस वक्त P1 और P3 हुआ करते थे, P1 P3 F9 तक मैंने सब सेल्फ स्टडी पे निकाला था। और आखिरी के 2 प्रोफेशनल पेपर से मैंने कहा यार थोड़ा सा कोचिंग सेंटर का भी एक फ्लेवर मिल जाए, सर से भी पढ़ लूं, मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल फील्ड का नहीं पता, अभी प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है, काम करना है, और मतलब थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा, थोड़ा नेटवर्किंग हो जाएगी। बिल्कुल मैंने सारे सब्जेक्ट्स ही सेल्फ स्टडी से निकाले हैं, पता नहीं सही नॉलेज है भी मेरे पास ACCA की या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, और जिसको क्लियर करने मैं कोचिंग सेंटर थी। अब मैं गई, सर भी अच्छे थे, पढ़ाया भी अच्छा, सब कुछ अच्छा था, बट मैंने जो एक गलती की वो ये की दैट आई स्विच्ड फ्रॉम रिविजन किट टू सर नोट्स। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा सबसे पहला ब्लंडर था कि मैंने स्विच कर दिया, रिवीजन किट को छोड़ दिया, उसके आंसर्स पढ़ने छोड़ दिए, और सिर्फ सर के नोट्स और सर के आंसर से मैं तैयारी कर रही थी। इससे गड़बड़ क्या हुई? इससे गड़बड़ ये हुई क्योंकि 5वीं दफा जब मैं फेल हुई ना, तो मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला, मैंने कहा भाई ईशा कुछ तो गड़बड़ है, तुम क्या गड़बड़ कर रही हो? ऐसा तुम क्या पहले कर रही थी जो तुम अब नहीं कर रही हो? तुमने छोड़ दिया। ऐसा तुम क्या पहले कर रही थी कि पेपर धड़ाधड़ निकल रहे थे और अब नहीं निकल रहे? तो मुझे समझ आया कि भैया तुम सेल्फ स्टडी कर रही थी और तुम रिविजन किट के आंसर्स पढ़ रही थी, उससे तैयारी कर रही थी। तो अनकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में रिवीजन किट के वर्डिंग्स आ रहे थे, रिवीजन किट का पैटर्न आ रहा था जो एग्जामिनर ने प्रिस्क्राइब किया है, या जो ACCA ने प्रिस्क्राइब या पब्लिश किया है। और सर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में था, आसान लैंग्वेज में था, हम और आप जिस लैंग्वेज में बातचीत करते हैं उस लैंग्वेज में था। तो मुझे समझ आया कि मेरा कितना बड़ा ब्लंडर है कि मैंने रिवीजन किट पढ़नी छोड़ी, तो मैंने उसी वक्त सर के नोट्स जला के फेंक दिए, जैसे कि मेरे पास सर के नोट्स हैं ही नहीं। एंड आई स्विच बैक टू रिवीजन किट, रिवीजन किट पढ़ी, आंसर्स जस्ट गो थ्रू किए, गो थ्रू किए, गो थ्रू किए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह छठी अटेम्प्ट में मेरा निकल गया पेपर। ऐसा क्या किया था मैंने जो निकल गया? मैंने कोई नई नॉलेज तो मैं नहीं लेके आई, एक ही किट हमेशा से फॉलो करती हूँ, BBP, दैट्स इट। वही फॉलो की और उसी के रिवीजन किट के आंसर्स पढ़े। हत्ता के पास पेपर के आंसर्स भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, सिर्फ रिवीजन किट को फोकस करके पढ़ा। और पास पेपर्स भी थोड़ा बहुत पढ़ा, तो वो उसी के जो आंसर्स थे वो पढ़े, सर के दिए हुए आंसर्स नहीं पढ़े। तो इससे 2 चीज हुई, इससे एक चीज ये हुई, ऑडिट टर्मिनोलॉजीज जितना आप पढ़ोगे वही चीज मुंह पे आएगी, वही चीज दिमाग में बैठेगी। ऑडिट टर्मिनोलॉजी से मैं फेमिलियर हुई। दूसरा, आंसर स्ट्रक्चर, जो आंसर का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये ब्लंडर्स में लिख रही हूँ, तो फेलियर टू यूज ऑडिट टर्मिनोलॉजीज। आंसर स्ट्रक्चर, अगर ये आपका ब्लंडर है, अगर आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड नहीं है। आंसर को स्ट्रक्चर्ड लिखो। इंट्रोडक्शन, जैसे हम ऐसे लिखते थे तो बचपन में कैसे क्लास टीचर सिखाती थी कि देयर मस्ट बी एन इंट्रोडक्शन, अ बॉडी एंड अ कंक्लूजन। तो इसी तरह आपने अपने ऑडिट के आंसर्स को भी स्ट्रक्चर देना है, एक फॉर्मेट देना है। शुरू से शुरू करो, रिलेट करो सिनेरियो से, एक पूरा उसका बनाओ कि हाँ A to Z कहानी समझ आए। ऐसा नहीं कि बीच एपिसोड से कहानी शुरू कर दी है। तो ये चीज भी आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो जाती है। तो आंसर आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जब मैं किट के आंसर्स पढ़ने लगी, मेरे आंसर्स को एक फ्रेमवर्क मिलने लगा। मैंने गौर किया कि अच्छा इसने पहले क्या लिखा है, पहले मैम पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। जी मैम हमजा को आवाज नहीं आ रही सही तरह। आपकी आवाज कट हो रही होगी हमजा को। बिल्कुल और कट अभी हो रही बात है, तो पूछ तुम्हें ले आ हम। रही है सही से? मुझे मुझे तो आ रही है मैम। जब हल्की हल्की तुम्हें थोड़ी आ सी रही वो है हो रही है उसे लेकिन नहीं आ आ रही, रही तो है, मुझे मतलब पता उसके चल नेट रहा है। में मसला है। तुम्हें आ रही है उसे नहीं आ रही, मतलब उसके नेट में मसला है, वो अपना नेट ठीक करे। खैर बहरहाल मैम मैं रिकॉर्डिंग। रिकनेक्ट करता हूँ। हाँ, फिर आंसर का स्ट्रक्चर्ड होना जरूरी है, ठीक है, ये तीसरा ब्लंडर होता है। चौथा ब्लंडर, फेल टू रिलेट
with the scenario। आप सिनेरियो से कनेक्ट नहीं करते आंसर को, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, क्योंकि उस एग्जामिनर ने इतनी लंबी कहानी झक मारने के लिए नहीं लिखी है, आपके लिए लिखी है, ताकि आप उसको आंसर में रिलेट करो, आंसर में उसका मेंशन करो, वहां के नाम मेंशन करो, जो उस सिनेरियो में नाम मेंशन्ड है, कैरेक्टर्स मेंशन्ड है, उनकी पोस्ट मेंशन्ड है, वो मेंशन करो। तो ये आपने रिलेट लाजमी करना है, और प्लस रिलेट ऐसा नहीं कि बिल्कुल जेनेरिक, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम ब्लंडर क्या करते हैं कि हम जेनेरिक कर देते हैं, दैट्स द ब्लंडर। ठीक है, और कौन सा ब्लंडर है भाई? और फिर ब्लंडर नंबर 1, हम समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने बड़ी पढ़ाई की है, मगर दरअसल हमारी कख नहीं पढ़ाई हुई भी। जैसे कि एक दफा मुझे लगा कि हाँ मैंने एक अटेम्प्ट में मुझे लगा मेरी बड़ी तैयारी हुई हुई है, क्योंकि थ्योरी तो मेरी स्ट्रांग है, और जब झटका लगा ना जोर का, तब पता चला कि बेटा पढ़ लिया करो थोड़ा। अच्छा जी, वी हैव स्टडीड, ये हमारा ब्लंडर है, हम ऐसा हमें लगता है। नेक्स्ट, एक और ब्लंडर, वी फेल टू ऐड टेक्निकल नॉलेज। मतलब फर्ज करो अगर आपको कोई बोला गया प्रोसीजर बनाने या कंट्रोल बनाने, तो आप टेक्निकल नॉलेज अपनी उसमें डालते ही नहीं हो जहां डाल सकते हो। मतलब उसको बताओ तो सही ना, कि एक आम इंसान में, एक आम बीकॉम के बच्चे में और एसीसी के बच्चे में क्या फर्क है। तुम्हारे पास जो नॉलेज है टेक्निकल, आईएफआरएस से रिलेटेड, आईएएस से रिलेटेड, उसका तुमने कहीं जिक्र ही नहीं किया, एक दफा भी मेंशन नहीं किया। भाई बताओ, कुछ कंप्लायंस के बारे में बताओ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताओ, लीगैलिटीज के बारे में बताओ, कुछ तो टेक्निकल नॉलेज डालो ना, फ्लेवर डालो, कि सामने वाले को, एग्जामिनर को पता तो चले कि यू आर एन ऑडिटर, वो भी एसीसीए पढ़े हो, तब जाके इतनी सारी नॉलेज आई है तुम्हारे पास। ऐसे ही किसी बीकॉम के स्टूडेंट से पूछो तो वो ये सब बातें नहीं कर सकेगा। तो ऐसी कोई बात तो डालो ना अपने आंसर में, पता तो चले। सो वी फेल टू ऐड टेक्निकल नॉलेज। आवर लास्ट ब्लंडर, वी फेल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। भाई एग्जामिनर ने एक कहानी बताई है, सिनेरियो बताया, ठीक है, उसने एक जुमला लिखा है, फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आसान भाषा में बता, कि मैंने लिखा, मैंने कहा कि बेटा आज जो है ना, मेरा दिन कुछ अच्छा नहीं गुजरा। मैं आप लोग को एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट शेयर कर रही हूँ, मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा। तो अब आप लोग को क्या चाहिए, कि आप लोग मुझे और तंग करें और शोर मचाएं? इन बिटवीन द लाइंस पढ़े कि आज टीचर का मूड अच्छा नहीं है, या दिन अच्छा नहीं गुजरा, या तो परेशान है, या तो टेंशन में है। तो इसका मतलब है, या तो वो चाह रही हैं कि आज हम उनको ब्रेक दे दें, या शायद वो चाह रही हूँ कि आज क्लास जल्दी वाइंड अप हो जाए, या शायद वो ये चाह रही हूँ कि हम उन्हें कुछ चेयर अप करने के लिए कुछ कहानी या कोई बात सुना दें, कोई मजाक या कोई जोक कर ले। तो ये क्या होता है, इन बिटवीन द लाइंस का पढ़ना। एक जुमला किसी ने कहा और आपने उसको समझ के बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है वो पता लगा लिया, और ये भी पता लगा लिया कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, क्या नीड हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है, और उस हिसाब से आपने मुझे ट्रीट किया या मेरे साथ बिहेव किया। तो अगर तो आप लोग ने समझ लिया कि मैं क्या चाह रही हूँ, और आपने वैसा ही बिहेव किया, तो आपको क्या लगता है, मेरा अब अगले 10 मिनटों में मूड थोड़ा अच्छा होने वाला है, हल्का फुल्का होने वाला है, या मेरा मजीद एनर्जी मेरी डाउन होने वाली है? कोर्स मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा ही बेटर, होगा मैम। बिल्कुल बेटर हो जाएगा, कि चलो मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुझे बकअप करने के लिए समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है चलो, चलो यार आज कुछ गप मार लेते हैं, आज पढ़ाई नहीं करते, आज कोई और अच्छी रिफ्रेशिंग चीज कर लेते हैं, कोई मोटिवेशनल कहानी सुन लेते हैं। ठीक, तो इसी तरह ये समझो कि एग्जामिनर हर चीज तुम्हें प्लेट में या ट्रे में सजा के नहीं देगा। वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल, तुम्हारा स्किल इतना हो कि तुम मेरे एक जुमले से पढ़ के ये पता लगा लो कि अच्छा इसका इम्पैक्ट एफएस में क्या आया होगा। अच्छा अगर ये बात है तो कहीं इसके कंट्रोल में कोई कमजोरी तो नहीं। अच्छा ये जुमले की वजह से मुझे लग रहा है कहीं एम्प्लॉय ज्यादा छुट्टियां तो नहीं कर रहा। अच्छा मुझे इसके इस जुमले से लग रहा है कि कहीं ये जो है, ये जुमला मुझे एक तरह से हिंट दे रहा है या एविडेंस दे रहा है कि कहीं जो है ऑडिटर मिला हुआ तो नहीं है, फ्रॉड्यूलेंट तो नहीं है।
तो ये जुमलों में आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि अभी रिस्क वाला क्वेश्चन आपने कहा कि आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी किया है, तो सेक्शन बी में आपने रिस्क का क्वेश्चन में देखा होगा कि रिस्क आपको बकायदा मुंह से फाड़ के नहीं बोलेगा कि ये रिस्क है, कहीं कहीं पे बोल भी देगा मगर कहीं पे नहीं बोलेगा। फिर क्या करोगे? आपको स्टोरी पढ़ के ये अंदाजा लगाना है कि यहाँ खतरे की बात क्या हो सकती है, यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, यहाँ पे मिस्टेक क्या हो सकती है। तो ये मतलब ट्रे में सजा के तो नहीं मिल रहा ना, ये तुम्हारा वही तो स्किल है, दूर अंदेशी करना, अप्रीहेंड कर इसको। एक और बड़ा अच्छा सा वर्ड है, क्या बोलते हैं इसको, एंटिसिपेट करना। इसको कहते हैं एंटिसिपेट करना, कि आपने एक चीज हो रही है तो आपने आपको फट करके पता लग गया या आपके दिमाग ने आपको सिग्नल दिया कि अगर ये हो रहा है तो उसके पीछे जरूर कहीं ये ना हो रहा हो, इसका कहीं ये कॉन्सिक्वेंस ये ना हो रहा हो, इसका कॉन्सिक्वेंस या इसका इम्पैक्ट ये ना हो रहा हो। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपने सामने रखते हुए, एंड एक बहुत जेनेरिक ब्लंडर जो हर दफा एग्जामिनर भी इस पे हाईलाइट करते हैं, रीड द रिक्वायरमेंट। वी मिस टू रीड द रिक्वायरमेंट। हम रिक्वायरमेंट पढ़ना भूल जाते हैं, हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं हाँ हाँ समझ आ गया समझ आ गया, और हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट का एक एक लफ्ज एक एक वर्ड बहुत क्रिटिकल होता है। उस एक वर्ड से पूरे रिक्वायरमेंट का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो एक एक वर्ड, और एग्जामिनर खेलता ही अपने वर्ड से। उस वो ना ड्राइंग्स शो करता है, ना इलस्ट्रेशंस होती हैं, ना कोई मुंह जबानी कोई वर्बल बात होती है, सारी रिटन बात होती है। एक लफ्ज आपने मिस कर दिया, आपका आपकी पूरी कहानी गई, हाथ से आपका मिस हो गया। क्योंकि इससे पता है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है एग्जामिनर पे। एग्जामिनर कहते हैं अच्छा, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट कह रही है कि इसमें से कौन से जवाब हैं जो सच नहीं है, और आपने वो जवाब पे टिक किया है जो सच है। तो एग्जामिनर के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, इंप्रेशन आ गया कि बच्चा बहुत स्पीड में है, राजधानी पर बैठे है, इसको पता ही नहीं लगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं और देखो उसने आंसर क्या किया। तो ये भी आपके लिए नेगेटिव एक चीज हो जाती है। सो बी केयरफुल ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये छोटी बातें नहीं, ये दरअसल बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि ये जो स्किल्स का पेपर ये निकालना जो है ना, ये ब्लंडर आपको खतरे में डाल सकता है। तो इसलिए इन ब्लंडर्स के बारे में मैंने खूब चर्चा की है, इन ब्लंडर्स को खूब बड़ा बड़ा करके आपको बताया है, क्योंकि मैं खुद 5 दफा डसी हुई हूँ इससे। तो मेरा ये सारा एक्सपीरियंस से ये मैंने विजडम गेन की है, और प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके अपना पेपर क्लियर करके आज यहाँ पे बैठी हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसको लाइटली ना लीजिए। जितना डबल ए पढ़ना आसान है, उतना ही मुश्किल उसको क्लियर करना है, ये बात जहन में बांध। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस दफा जून अटेम्प्ट में मैं आपको दिखाऊं तो हमारा पासिंग रेशियो जो है पिछली दफा से बहुत इम्प्रूव हुआ है। हमारा पासिंग रेशियो 45% पे पहुंचा है इस दफा। आपने रिपोर्ट पढ़ी है जून अटेम्प्ट की? ये देखिए, स्क्रीन नजर आ रही है। डबल ए 45%, पिछली दफा ये ऑलमोस्ट 30s में था, और इस दफा परसेंटेज बढ़ी है, विच इज अ गुड न्यूज। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग के अटेम्प्ट में भी अच्छा रहे, और अच्छा रहे ना रहे आप लोग का निकल जाए बस। अच्छा भाई, चलो हमजा मुझे बताओ आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? मैंने हम्माद से तो सारा सुन लिया था। मैम सेक्शन ऑडियो ट्रिक्स में ही हूँ अभी, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट की है अभी। कौन सा सेक्शन? ऑडियो ट्रिक्स पार्ट बी। ऑडिट रिस्क हो गया है या नहीं हुआ? प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके क्वेश्चंस की। उसके क्वेश्चंस कर रहे हो और बाकी सारे अभी रहते हैं? जी सी के बाद ए तो कर लिया था कंप्लीट, सी और डी रहता है। सही। इसमें सिर्फ एक ही की है, वो आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और टाइपिंग में प्रैक्टिस करो, टाइपिंग प्रैक्टिस करो। और जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आपने पहले टाइपिंग की प्रैक्टिस की, फिर आपने अपनी रिवीजन किट का आंसर खोला, थोड़ा सा देख लिया कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया अपने आंसर में, ताकि क्या होगा, आपको वो पॉइंट फिर याद रहेगा अगली दफा। ठीक है, आपका स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। इसमें प्लीज लेजीनेस नहीं करो, एक दफा साइड पे रख दो लेजीनेस को। ये 3 माह की मेहनत कर लो। क्या चल रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 माह की मेहनत कर लो, दिसंबर में दोनों जला के फेंक देना, F6 भी डबल ए भी।
ठीक है, दोनों जला के फेंक देना। 3 मास ना सो ना खाओ ना पियो, बस पढ़ो। और पढ़ने का तरीका क्या है, लिखो, टाइप करके पढ़ो। क्योंकि अगर टाइप नहीं करोगे ना तो एक तो टाइपिंग स्पीड मुतासर होगी, दूसरा यूज टू नहीं होगे, तीसरा आंसर लिखने की आदत होगी नहीं, लगेगा कि हाँ मुझे बड़ा कुछ आता है मगर कख नहीं आता। एक दफा लग के कर लो, आप लोगों को पता है आसमान छू रहे हैं एसीसीए के पेपर की फीस, ठीक है, आसान नहीं है। तो ये बस दिमाग में ना ये गांठ बांध लो, देर इज नो रिटर्निंग बैक, या आर या पार, और दोनों ही पार में होना है। बस ये अपना अभी से जो है ना दिमाग को कंडीशन कर लो कि मैंने तो 60+ मेरा स्कोर आएगा ही आएगा, बल्कि ज्यादा ही कर लो, 80+ मेरा स्कोर आएगा ही आएगा। ये दिमाग में ऐसा कंडीशनिंग कर लो, और दिमाग को ना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं। एक स्पेसिफिक स्कोर अपने लिए डिसाइड कर लो, 85 मीन्स 85। अब ये स्कोर रोज सुबह उठ के अपने आप को 3 दफा आपने पढ़ना है कि मैंने F6 में ये स्कोर कर लिया, करना नहीं है, कर लिया। F8 में मेरा ये स्कोर आ गया, आ गया। अब ये सेल्फ अफर्मेशन है, और इसी डिटर्मिनेशन के साथ फिर दिन की शुरुआत, और आपने पढ़ाई करनी है किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल रिस्क का कोई क्वेश्चन लिया है, ठीक है, और अब आप देख रहे हो कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कितने मिनट्स में, 20 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, अपने आप को टाइमर लगा लो, लैपटॉप में नजर आ रहा है मुझे, और फटाफट उसका सिनेरियो पढ़ो, और यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर देना शुरू करो। आंसर दे दो, पूरा आंसर हो गया कंप्लीट, देखो टाइम पे कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, टाइम पे कंप्लीट हुआ, वेरी गुड, एक टारगेट टेक। दूसरा, अपना क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन के पीछे फिर जो आंसर लिखा है वो देखो, रीड करो, कंपेयर करो, तुम्हारे आंसर में कौन से पॉइंट्स तुमने किए, टिक लगाओ, कौन से पॉइंट्स मिस हुए, हाईलाइट कर लो कि अच्छा ऐसे सिनेरियो के लिए या इस सिनेरियो के लिए ये पॉइंट भी हो सकता था। ओ, समझ रहे हो तैयारी कैसे करनी है। आपने चैप्टर रीडिंग पे अब नहीं जाना, टाइम नहीं है चैप्टर रीडिंग का, अब टाइम नहीं है कि तुम दोबारा से कॉन्सेप्ट करो। अब तुम्हारी लर्निंग ही थ्रू योर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी कि अच्छा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऐसे लिखते हैं, अच्छा ये वाला टेस्ट ऑफ कंट्रोल मिस हो गया। अगर 5 उसने बोले थे, 3 तुमने वही लिखे जो वहां लिखे हुए हैं, 2 तुम्हारे ऐसा लग रहा है रेपिटेटिव हो गए, रिपीट हो गए, या उसका कोई तुक नहीं बन रहा, तो वो तुमने दोबारा देख लिया, अच्छा वहां कौन से कंट्रोल्स लिखे हैं। ठीक है, इस तरह तुम्हारा क्या हो गया, लर्निंग हो गई, लर्निंग भी हो गई, टाइपिंग भी हो गई, और तुम्हारे टाइम का भी हो गया कि टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं, और नॉलेज की नॉलेज। इस तरह रोज अगर तुम 2 घंटे, रोज 2 घंटे भी दे दो ऑडिट के पेपर को, अभी जो 3 महीने का टाइम है, 2 घंटे बहुत, रोज 2 क्वेश्चंस, 2 रिस्क के ले लो, एक दिन 2 कंट्रोल्स के कर लो, 2 प्रोसीजर्स के कर लो, 2 ऑडिट एंड रिपोर्टिंग के कर लो। इस तरह रोज 2-2 सवाल भी तुम जहन में रखो कि मुझे करने ही करने हैं आज हर हाल में, तो तुम्हारे दिन का टास्क पूरा हो गया। और F6 का फिर तुम लोग जो मर्जी आए करो, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि वो सर फैजान का हेडेक है कि वो तुम्हें जैसा गाइड करें वैसा करें। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है F8 को किस तरह लेकर चल रहे हैं। अच्छा, ये अगेन यहाँ पे मैं इस पे तवज्जो दिलाती चलूं, रिक्वायरमेंट देखें, एक्सप्लेन का क्या मतलब है, डिस्क्राइब का क्या मतलब है, डिफाइन लिखा हुआ है तो क्या मतलब है, रेकमेंड, डिस्कस, डिस्कस में क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताने हैं, नेगेटिव भी बताने हैं। ठीक, लिस्ट नॉर्मली पंचियर पॉइंट्स, देन एक्सप्लेन और डिस्कस, इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट में एग्जांपल्स यूज करनी है, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट टेस्ट एक्शंस हैं, इंक्वायरीज क्वेश्चंस हैं, एविडेंस सोर्स है, एंड व्हाट इट प्रूव्स। ठीक, अच्छा जरा थिंक एंड प्लान को पढ़िए हमाद, थिंक एंड प्लान, नो मैटर। मैम स्क्रीन क्या हुआ हमजा, कुछ पूछ रहे हो। स्क्रीन चेंज डिस्प्ले नहीं आ रहा। अच्छा स्क्रीन नहीं चेंज हुई, oops, ये देखो सही है। No matter how well, Yes, ma'am. no matter how No, well, no matter how well prepared you are going to do some thinking in the exam. Obviously, you will be under time pressure. But if used efficiently, effectively, thinking and planning time should not be seen as a waste of time. Generating ideas can often be a problem at this stage. Remember that your knowledge of key ISs can serve
as a good starting point. देख लिया यहाँ In पे जो audit सबसे evidence, इम्पोर्टेंट चीज बताई क्या गई है, रिमेम्बर दैट योर नॉलेज ऑफ की ISAs। जो मैंने भी ये बात आप लोगों को कही कि टेक्निकल नॉलेज जरूर इंक्लूड करें जहां पॉसिबल है, और आप लोग को आता है तो व्हाई नॉट। इससे पता चलेगा दैट यू आर एन ऑडिटर, यू आर प्रोफेशनल। इससे पता चलेगा यू हैव टेक्निकल नॉलेज, यू आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट। तो की ISAs कैन सर्व एज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ नहीं समझ आ रहा, जो भी उससे रेलेवेंट आइज से नजर आ रहे हैं उससे शुरू करें। देन पढ़िए। in audit evidence, you may think about the financial statement assertions. You could also think about the different types of procedures. ठीक है, अभी आप लोग को हिंट्स दे रहे हैं कि अगर एविडेंस का क्वेश्चन आए तो जहन में क्या आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, एग्जिस्टेंस, कि कौन सी चीज, कौन से असर्शन के लिए मुझे एविडेंस चाहिए। और असर्शन का क्या मतलब है हमजा? हमजा, मैम जो मैनेजमेंट वो करती जो मैनेजमेंट कह मैनेज रही है, मैनेजमेंट दावे कर रही है, और मैनेजमेंट दावे खुल्लम खुल्ला नहीं कर रही है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने बताए हैं, जो नंबर्स दिए हैं, वो उसका दावे हैं, वो उसके दावे हैं। तो उसका दावा है कि मेरे अकाउंट्स कंप्लीट है, उसका दावा है कि एक्यूरेट है, उसका दावा है कि एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। जी, तो यहाँ पर ये बात समझ आ गई। 2 पॉइंट्स आप लोग ने नोट कर लिए होंगे आई होप, कि अगर कुछ ना समझ आए कि ISA से शुरू करें, दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। नंबर 2, ऑडिट एविडेंस का सवाल हो तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शंस को जरूर जहन में रखें कि ये एविडेंस कौन से असर्शन को चैलेंज करने के लिए हम निकाल रहे हैं, या ये क्या चीज है। यू कुड ऑल्सो थिंक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, जिसमें इंस्पेक्शन, अब देखो ये वर्ड्स इन्होंने की वर्ड्स या वर्ब्स से जो शुरू होना है सवाल को, आंसर को, प्रोसीजर के।
inspection, observation, inquiry, confirmation, recalculation, reperformance, and analytical procedure. Next, Hamad पढ़िए. In risk question, it might be helpful to think about the different elements of risk: inherent risk, control risk, and detection risk. ठीक हो गया. Next. Repeating this knowledge will not be sufficient in most cases to pass the question, but these ideas can form a very sound basis for developing a good answer. गुड आंसर. यानी ये ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ये लिखा है तो आपका आंसर सही होगा, पास हो जाओगे. नहीं, ये आपको हेल्प करेगा. ये समझे, एक होता है ना कि सिरा पकड़ना, कहाँ से सिरा पकड़ें कहानी का, कहाँ से सिरा, कहाँ से शुरू करूं काम करना, कहाँ से शुरू करूं. तो ये कि जाहिर है एग्जाम टाइम में प्रेशर तो होगा, तो उस प्रेशर में ये की चीजें होंगी जहां से एक आपको शुरुआत मिल जाएगी कि अच्छा आईएसए पे लिखता हूँ, फिर आगे खुद ही आंसर डेवलप हो जाएगा. तो आईएसए पे लिखना शुरू करोगे तो समझ आएगा अच्छा, और रेलेवेंट रिलेट करोगे सिनेरियो से, फिर उसके बाद वापस आओगे, फिर बिल्ड करोगे आंसर को, फिर रिक्वायरमेंट देखोगे, फिर बोलो अच्छा रिक्वायरमेंट ये कह रही है तो यानी मुझे ये 5 पॉइंट्स में बयान करना है. तो इस तरह से. नेक्स्ट, रिपीटिंग द नॉलेज विल नॉट बी सफिशिएंट इन मोस्ट केसेस टू पास द क्वेश्चन, बट दीज आइडियाज कैन फॉर्म अ वेरी साउंड बेसिस फॉर डेवलपिंग अ गुड आंसर. नेक्स्ट, कीप गोइंग बैक. Keep going back to the requirement and make sure that you really are answering the question. One of the Another key most point. common errors in अच्छा बस, that's it. Another key point. Keep going back to the requirement. हमें लगता है कि हमने एक दफा रिक्वायरमेंट पढ़ ली, अच्छा मैम ने कहा था रीड द रिक्वायरमेंट केयरफुली, दूसरी दफा पढ़ लेते हैं, दूसरी दफा भी पढ़ ली, बस फिर हम क्वेश्चन में जम कर जाते हैं और आंसर लिखने लग जाते हैं और दोबारा पलट के नहीं देखते रिक्वायरमेंट को. भाई बार बार पलटो. एक पैराग्राफ लिख लिया ना, अब रिक्वायरमेंट पे दोबारा जाके देखो कि रिक्वायरमेंट क्या कह रही है. हाँ मैंने ये जो पैरा लिखा है ये इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही आ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, अब और क्या कहानी लिखनी है. रिक्वायरमेंट. कीप गोइंग बैक टू द रिक्वायरमेंट. मेक श्योर दैट यू आर रियली आर आंसरिंग द क्वेश्चन. वरना पता क्या चलेगा कि तुम गो विद द फ्लो में 5 पैराज लिख दिए तुमने, फिर तुम रिक्वायरमेंट में गए तो चलो ओहो मैं तो कहाँ से कहाँ चला गया. अब 5 पैरा लिखने में तो तुम्हारा जो वक्त गया है वो तुम्हें कौन लौटा के देगा, जरा बाबू बताना. तो इससे बेहतर नहीं है कि तुमने एक पैरा लिखा फिर तुमने रिक्वायरमेंट जाके इंश्योर कर लिया कि हाँ मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ ना, फिर तुमने दूसरा पैरा लिख दिया कि हाँ फिर से रिक्वायरमेंट देख ली, तो और आपकी रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. तो कम से कम 3 या 4 दफा तो आपने पढ़ ही ली होगी रिक्वायरमेंट जब तक आपने पूरा आंसर लिखा. नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट one of the most common errors in auditing exam is identifying the correct point but using it in the wrong way. Make sure that your answer is focused on the requirements. It may be tempting to write everything you know about a particular point, but this will not help you to pass the exam. This scattergun approach will attract few, if any, marks. ठीक हो गया. हमें ना कभी कभार बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है कि अरे आंसर आते हैं, अरे ये तो सेम क्वेश्चन मैंने किया था, ये मुझे आते खट 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 खट. अरे बेटा हौसला, पता है तुम जो हो ना सोक्रेटिस की औलाद हो, तुम्हें सब आता है, मगर जो एग्जामिनर को चाहिए वो दो. जो तुम्हें आता है वो उसको नहीं चाहिए. जो उसने पूछा है जो उसको चाहिए तुम वो देखो, फिर वो निकाल के अपने अंदर से दो. ठीक है, आगे बढ़िए. प्रोड्यूसिंग योर आंसर. हमजा, अब हमजा कंटिन्यू कर. Reasoning answer. Also, much of the hard work has been done. By the time you get to this stage, you need to think carefully about how you put down each point on paper. The way you make the point can make a difference to the number of marks scored. You need to make sure your answer do not suffer from lack of clarity and precision. This is particularly the case regarding the question on audit evidence. For example, list of tests stating check this and check that without explaining what is being checked and why is likely to score a few marks. If you find it difficult to gauge the right level of detail, try imagine that you are explaining the procedure to a junior member of staff.
would they be able to perform the procedure based on your descriptions? Think about your style. A well-structured answer with a clearly identifiable point is generally preferable to long paragraphs of text. However, do not fall into the trap of producing a note from answer. This is rarely sufficiently detailed to score marks. पहला अहम पॉइंट, जब तुम प्रोसीजर बना रहे हो और तुम्हें अपना ही प्रोसीजर चेक करना है, तो ये सोच के चेक कर लो कि भाई अगर कोई तुम्हारा जूनियर ये पढ़ रहा होगा तो उसको ये बात समझ आ जाएगी या नहीं समझ आएगी। अगर तो उसको बात समझ आ जाएगी तो मतलब तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं समझ आएगी तो मतलब कुछ बेहतरी की जा सकती है आंसर में। तो ये एक तरीका हो सकता है। मोर ओवर कहा ये जा रहा है कि ना इतना लंबा लंबा पैराग्राफ बना दो कि भैया तुम्हारा आंसर ही ना खत्म हो टाइम पे, और ना सिर्फ इतना छोटा टू द पॉइंट आंसर लिखो कि बस लगे कि एक बुलेट पॉइंट है। एक